बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका पार्ट 12 और आखिरी पार्ट जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछले पार्ट में जो है हमने एमसीक्यूज़ देख ली और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। अब ज़रा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लें और न्यूमेरिकल्स देख लें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ऑलरेडी जो है वो मैं सारी चीज़ें वीडियोस में एक्सप्लेन वैसे कर चुका हूँ। एक दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी न्यू हैं। बहरहाल सबसे मुश्किल काम जो हमेशा समझाता हूँ वो है सवाल को समझना। सवाल को समझना, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए आप लोग। तो जो सवाल लिखा हुआ है कि आपको ये समझ में आ गया कि आपसे बोल क्या रहा है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक्सप्लेन कीजिए, डिफ़ाइन करने का नहीं बोला उसने, स्ट्रेट नहीं बोला उसने कहा एक्सप्लेन, तफसील से बताइए। ये सिर्फ मत देखिए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सवाल को समझें। उसने बोला तफसील से बताइए। जब तफसील से बात हो गई तो उसमें डेफिनेशन भी हो गई, एग्जाम्पल्स भी हो गई, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। फिर आगे बोल रहा है इसी सवाल में व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, गिव एग्जाम्पल्स। 3 सवाल हैं टोटली जो वो आपको करने की बोल रहा है। पहले तो बोल रहा है एक्सप्लेन करें सिर्फ ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ये बताइए। तीसरे नंबर पे आपसे बोल रहा है कि एग्जाम्पल्स भी दीजिए। ये देखें पूरी तरतीब आपकी बन जाती है। इस पे वीडियो बना चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर दिया है और जो है ये भी बता दिया है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, एग्जाम्पल्स भी दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या है? ये सॉल्ट्स और उसकी टाइप्स जो हैं वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस को मैंने तफसील से एक्सप्लेन किया है आपको कि ये है क्या। तो आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है, पहली बात इसने ये बोली है डेफिनेशन बताइए हाइड्रोलाइसिस की। सिर्फ डेफिनेशन बोली है, इस बात को जहन में रखिएगा। उसने आपसे ये नहीं कहा कि हाइड्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करें, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि हाइड्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करें, नहीं। उसने कहा सिर्फ डेफिनेशन होती है 4-5 लाइनों की, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आगे बोल रहा है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स। हाँ, अब इसने एक्सप्लेन की बात बोली है कि तफसील से ज़रा बताइए नीचे दिए गए जितने भी सॉल्ट्स हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उनके बारे में। तो यहाँ पर इसने जो सॉल्ट्स दिए हैं, जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी हो, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वर्ड एक्वा से निकला है, एक्वा का मतलब पानी होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाना है इन सॉल्ट्स का और इनका बिहेवियर बताइए। तो यहाँ पर हमारे पास ये है जिसके बारे में इसको मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहरहाल, लेकिन स्पेसिफिकली उसने बोला है ये 3 सॉल्ट्स, इनके बिहेवियर को बताइए। तो ये 3 सॉल्ट्स जो है ये आप देख लीजिए कि इनका बिहेवियर कैसा होगा। पोटेशियम कार्बोनेट है सबसे पहले, पोटेशियम कार्बोनेट ये सॉल्ट है। सॉल्ट जो है आपको पता है उसकी 4 टाइप्स होती हैं। एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है, ठीक है। और मतलब ऐसा सॉल्ट भी होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके बना हो। ये 4 कैटेगरी थी ना, याद है आपको? मैंने समझाई थी ये बात। पहला वाला हमेशा एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये एसिड होगा, ये बेस होगा, तरतीब जहन में रखें। तो ये और एस का मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड पहले नंबर पे तो एसिड आता है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। ये पहले वाले सब एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलेगा सॉल्ट बनेगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड वीक बेस से मिलेगा सॉल्ट बनेगा। तो ये सॉल्ट बनेगा। ये बार बार मैं बच्चों को समझाता रहता हूँ। देखें आप लोग जो है आंसर्स निकाल लेते हैं, ये इससे आप ये समझिए आप इससे एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट की तैयारी अगर आपके जहन में है ना, तो एंट्री टेस्ट की तैयारी आपकी इससे नहीं होगी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, और वो क्या है, समझना। इसको ज़रा समझें। तो ये 4 किस्म के सॉल्ट्स हैं हमारे पास।
इसमें से कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एसिडिक सोल्यूशन देंगे, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं आपको जो बेसिक सोल्यूशन देंगे, और कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं आपको जो न्यूट्रल सोल्यूशन देंगे, और कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कभी तो एसिडिक सोल्यूशन देंगे, कभी बेसिक सोल्यूशन देंगे, कभी न्यूट्रल सोल्यूशन देंगे, उनका क्लियर नहीं है। ये चौथी कैटेगरी उसमें आती है। इस पर वीडियो बन चुकी है, तफसील से बता दिया है मैंने। बहरहाल इसमें तो अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताऊँगा अभी। तो ये 3 किस्म के सोल्यूशंस बनेंगे, एसिडिक सोल्यूशन बनेगा या बेसिक सोल्यूशन बनेगा या न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। और यही वो असल में आपसे जानना चाहता है इस सवाल के अंदर, जब वो आपसे बोल रहा है ना कि बिहेवियर बताइए इन सॉल्ट्स का, जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाएगा तो इनका बिहेवियर क्या होगा। तो बिहेवियर से मतलब आया सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये आपने बताना। अब इसने 3 सॉल्ट दिए हैं, पहला सॉल्ट ये दे दिया। इसके लिए हमें बैक पे जाना पड़ेगा कि ये सॉल्ट बना किससे है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस से। तो यहाँ पर ये पहला जो है पोटेशियम है और दूसरा कार्बोनेट है। तो ये कार्बोनेट जो है ये किससे बना है, ये बना है इससे, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। आपको पता है ना, सॉल्ट का एक हिस्सा एसिड से आता है तो दूसरा हिस्सा बेस से आता है, ठीक है। तो इस सॉल्ट का ये जो कार्बोनेट वाला हिस्सा है ये किससे आया है, कार्बोनिक एसिड से। और ये जो पोटेशियम वाला हिस्सा है ये किससे आया है, ये आया है स्ट्रॉन्ग बेस से, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे आया। ठीक है भाई, इस सॉल्ट को पहले बनते हुए देख लेते हैं कि ये बना कैसे। अब ये जो है ये वीक एसिड है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट बना है पोटेशियम कार्बोनेट, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। और याद रख लीजिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी मिलते हैं सॉल्यूशन जो बनता है वो बेसिक बनता है, अल्कलाइन बनता है। किस वजह से, क्योंकि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद रह जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद रह जाते हैं। अब ये सब कैसे होगा अभी बता देता हूँ आपको। तो पहले सॉल्ट के बनने को देख लेते हैं। तो ये कार्बोनिक एसिड है और ये जो है वो हमारे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जगह बना लूँ थोड़ी सी। अब इसको आप पानी में डालेंगे, ठीक है। ये बीकर है, इसमें आपने ये कार्बोनिक एसिड डाला है, तो ये बनेगा क्या आगे पानी के अंदर जाने के बाद, पानी में जाके इसका होगा क्या, हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस होंगे 2, क्योंकि 2 इसके साथ लगा हुआ, और एक कार्बोनेट आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है आप किसी दूसरे बीकर में ले लीजिए, इसमें भी पानी लें और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप डाल दें, तो क्या होगा, ये भी आयनाइज होगा, पोटेशियम आयंस जो है वो बनेंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो बनेंगे। अब इन दोनों को आप या तो इसको इसमें डाल दें या इसको इसमें डाल दें। तो जब ये एक जगह पर आएंगे तो क्या होगा, एक जगह पर आने के बाद आप ये एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, ये बेस का एक्वस सॉल्यूशन है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होने जा रहा है। आप इनको जब मिलाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयंस जो है, 2 हाइड्रोजन आयंस ये मिलेंगे इसके साथ, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं, अब इसके लिए भी ये 2 हाइड्रोजन आयंस के लिए, बल्कि नहीं सॉरी हमारे पास हाँ वाटर तो बनेगा ना, तो ये 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये इस पोटेशियम के साथ मिलेंगे। अब ये जो बैलेंस करना होता है ना, ये देखें अभी आपको खुद ही जहन में खुद ही आ जाएगा कि यार ये देखें ये होगा कैसे, बैलेंस कैसे होगा। अब ये 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ से तो निकलेंगे ही निकलेंगे कार्बोनिक एसिड से। ये 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं यहाँ पर एग्जैक्टली उनको 2 हाइड्रोक्साइड आयंस चाहिए। अब 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के लिए यहाँ पर आपके पास 2 होना चाहिए, तभी तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे। तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आ जाएंगे और 2 ही आपके पास पोटेशियम के आयन आ जाएंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन आयन 2 हाइड्रोक्साइड आयंस से मिलेंगे तो उसके नतीजे में 2 जो है वो यहाँ बना देता हूँ मैं, 2OH
और उसके नतीजे में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है भाई। तो इस बीकर के अंदर अब जो पोजीशन है वो ये है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। अब ये कार्बोनेट आयन जो है, यार कोई गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, गड़बड़ कोई नहीं हो रही, सॉरी गड़बड़ कोई नहीं मैं डर गया था, मैंने बोला ये क्या चक्कर है। तो ये जो कार्बोनेट आयन है ये इन 2 पोटेशियम के आयंस के साथ मिलेगा। 2 पोटेशियम, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना यही सारी एक्सप्लेनेशन है, जहन में रखिएगा। तो ये कार्बोनेट आयन जो है ये 2 पोटेशियम, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने जब नोट्स में इसका आंसर देखा हो तो उनके सर पे से ही गुजर गया, बोला यार ये क्या तफसील लिखी हुई है, कितने रट्टे मारेंगे, समझें तो सही। तो समझ लीजिए भाई, ठीक है। तो ये 2 पोटेशियम के आयन 2 कार्बोनेट के आयन से मिलेंगे जब, तो यहाँ पर बना लेते हैं ये 2 पोटेशियम के आयन और ये कार्बोनेट का आयन, कार्बोनेट आयन, इसके ऊपर -2 है। अब देखें -2 के लिए +2 होना ज़रूरी है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो डेफिनेटली, और कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना है, एक पोटेशियम का आयन मसला हल नहीं करेगा, इसीलिए 2 पोटेशियम के आयन इस तरह से, एक पोटेशियम का आयन ये रहा, दूसरा पोटेशियम का आयन ये रहा, ये दोनों पोटेशियम के आयन इसके साथ मिलेंगे। मजबूरी है क्योंकि एक भाई न्यूट्रल बनाने के लिए +2 के लिए -2 होना चाहिए ना, तो कार्बोनेट -2 है तो ये +2 कैसे होगा, पोटेशियम पे तो +1 चार्ज ही आता है। तो 2 पोटेशियम के आयन हमें मिलेंगे और देखें इक्वेशन हमने बैलेंस की है तो 2 पोटेशियम के आयन ही हमें मिले हैं। ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 पोटेशियम के आयन इस कार्बोनेट के आयन के साथ मिलेंगे। अभी यहाँ देखिएगा, सॉरी ये रहा, ये जो है ये सॉल्ट अब बनेगा कैसे, इसमें K2 है। अब आपको समझ में आया ये K2 जो है क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर जो है वो -2 चार्ज है, इसीलिए एक पोटेशियम से बात नहीं बनेगी, 2 पोटेशियम के आयन चाहिए और जब ये मिलेंगे तो ये हो जाएगा K2CO3, ये बन गया वो सॉल्ट जो कि हमें चाहिए था। तो आपने देखा कि इस सॉल्ट की बैक पे जब हम गए हैं तो हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये सॉल्ट असल में बना है। ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको सॉल्ट की बैक का पता नहीं चलेगा कि ये सॉल्ट जो है वो कौन से, किस टाइप के एसिड से और किस टाइप के बेस से मिला है, आपको बात पिक्चर क्लियर नहीं होगी। ठीक है भाई। तो ये सब हमने किया है, अभी देखें इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को भी आ जाएगा भाई। अच्छा, और अभी हमने रूल देखे हैं वो चारों के चारों रूल जो कि वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इनको नोट कर लें कि जब भी जो है हमारे पास वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो क्या होता है, सोल्यूशन अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है। अल्कलाइन या अल्कलाइन के लें या बेसिक के लें, नोट कर लें इसको अपने पास। और पीएच जो है >7 होगा और सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होंगे। ये 3 बातें पक्की पक्की नोट कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह इससे बड़े एमसीक्यूज बनते हैं एंट्री टेस्ट में, एमडी कैट है, ई कैट है, या फिर इंडिया से बच्चे अगर देख रहे हैं, मेंस है, एडवांस है, नीट है, एनसीईआरटी, ये बस बनते हैं इससे। ये आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है जब ये मिलेंगे तो सोल्यूशन अल्कलाइन बनेगा और पीएच इसका >7 होगा। उसके पीछे वजह क्या है, OH आयन जो है वो मौजूद रहेंगे सोल्यूशन के अंदर। अब ये जो एसिड यहाँ पर बन गया है, ये जो सॉल्ट बन गया है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ये जो बन गया है, अब हमने इस बीकर को क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट जैसे जैसे करते जाएंगे जितना वाटर है ये क्या होगा, एवापोरेट हो जाएगा और आखिर में नीचे आपको इसकी बेस में क्या मिल जाएगा, ये सॉल्ट मिल जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्ट मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब इस सॉल्ट को लेके आपने दोबारा पानी में डालना है। पानी लेके उसमें आपने ये K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्ट को इसमें डाल देना। अब क्या होगा, दोबारा पोटेशियम आयंस रिलीज़ होंगे, 2 पोटेशियम के आयंस और 1 कार्बोनेट का आयंस जो है वो रिलीज़ होगा। इसके साथ साथ एक काम और भी होगा, इसके साथ साथ एक काम और भी होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिसोसिएट होंगे, वो भी आयनाइज होंगे। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये भी क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, हाइड्रोजन आयन
और हाइड्रोक्साइड आइंस में। ठीक है भाई, हो गए। अब यहाँ पर देखें अब क्या होगा। हम ये बात जानते हैं कि ये सोल्यूशन अल्कलाइन बनेगा, बेसिक बनेगा, और इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, और इसमें OH आयन बचे रहने चाहिए, ये तभी होगा। तो एग्जैक्टली ये OH आयन तो यहाँ वैसे ही रहेंगे, ये हाइड्रोजन आयन जो है ये मिल जाएगा। किसके साथ मिलेगा इसके अंदर, और हाइड्रोजन आयन जो है वो कितने प्रोड्यूस होंगे, इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, कार्बोनिक एसिड के साथ। ठीक है भाई, मैं साथ साथ इक्वेशंस भी चेक कर रहा हूँ कि कहीं जो है वो गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। अच्छा भाई, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिल जाएगा। अब कितने हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 लगा दें, तभी आपको 2 हाइड्रोजन के आयन मिलेंगे। तो उसके नतीजे में पता है क्या, ये 2 हाइड्रोजन के आयन जब आपस में मिलेंगे और जो है ये कार्बोनेट आयन जो है एक मिलेगा आपस में, तो क्या बनेगा, दोबारा H2CO3 ये बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड, दोबारा ये बन जाएगा। और इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो मौजूद रहेंगे वक्ती तौर पर। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सॉल्यूशन को वैसे ही छोड़ देंगे ना, तो वक्ती तौर पे तो यहाँ पर OH आयन मौजूद रहेंगे। ठीक है, और pH जो है वो ग्रेटर देन 7 भी हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन भी होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम के आयंस भी मौजूद हैं, तो ये ज़्यादा देर तक अल्कलाइन नहीं रह पाएगा, बेसिक नहीं रह पाएगा, ये धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस बनना इसमें शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है, उनमें रद्दोबदल चलता रहता है, उनमें वेरिएशन चलती रहती है, तब्दीली चलती रहती है। ठीक है, तो अभी जो पोजीशन है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें मौजूद हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन कौन सा बना, बेसिक सॉल्यूशन बना। सीख लीजिए इन सारी चीज़ों को, आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि एंट्री टेस्ट जो है वो आपको फिर बहुत डिस्टर्ब करेगा अगर ये सब चीज़ें आपने ना सीखी तो। आपको लगता है वो ट्रेडिशनल तरीका जो है वो एक नोट से रट्टे मार लिए, एग्जाम्पल सॉल्व कर ली, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नहीं भाई, कॉन्सेप्ट लें। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं लेंगे आप, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं लेंगे आप, आपका मसला हल नहीं होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सोल्ट जो है उसका बिहेवियर बोल रहा है, बता दें। तो यहाँ पर दूसरा जो सोल्ट है वो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। इसका बिहेवियर बोल रहा है कि इसका बिहेवियर बता दें। तो क्या करें, इसकी दोबारा पुरानी पोजीशन पे जाएंगे कि ये बना किससे। अमोनियम जब आ जाए ना, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक बेस जो है वो अमोनिया है, और ये वीक बेस है, वीक बेस है, ये बात जहन में रखिए। सल्फेट जब आए ना, तो सल्फेट से आप समझ जाया करें कि यकीनन H2SO4 होगा, क्योंकि यही आपको सल्फेट आयन देता है, और H2SO4 आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप सोचते होंगे ना कि मेरे जहन में क्यों, मुझे क्यों पता है ये सारी चीज़ें। मुझे इसलिए पता है भाई, क्योंकि मैं आइडिया लगाता हूँ, आइडिया पे चलते हैं ना। सल्फेट आयन है तो, और ये सॉल्ट है, ये बना ही है एसिड और बेस के मिलने से। सल्फेट आयन एग्जैक्टली H2SO4 से आएंगे, और दूसरों से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरी पॉसिबिलिटी यही है कि ये H2SO4 से आए। अमोनियम जो है वो एग्जैक्टली अमोनिया से ही आया होगा। अब ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दोबारा उसी रूल पे चलें। अगर हमारे पास, सबसे पहले एसिड को लेते हैं, याद है ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इससे पहले हमने क्या देखा था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देखा था। सोल्यूशन कौन सा था, अल्कलाइन था, बेसिक था, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 थी, और हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद थे सोल्यूशन में इसी वजह से। अब हम देख रहे हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक बनता है। क्यों बनता है एसिडिक, वजह क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो पीछे बाकी बच जाते हैं,
और pH जो है वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा pH। हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी ही ये बता रही है कि pH जो है वो कम है, लेस देन 7 है। कितना है भाई, 6 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो भी होगा। तो ये होगा जब भी ऐसा सॉल्ट आप पानी में डालेंगे जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना होगा, तो सल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक होगा। और उसमें क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे और क्या होगा इसका pH, इसका pH लेस देन 7 होगा। एक बड़ी अहम बात जो पिछली वीडियो में मैंने पिछली एग्जाम्पल में मैंने नहीं बताई, अब मुझे दोबारा याद आ गई, फिर बता रहा हूँ। हाइड्रोलाइसिस जो है वो लाजमी होगा, हाइड्रोलाइसिस हो, हाइड्रोलाइसिस के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। एक ही पोजीशन के अंदर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। याद रख लीजिए 4 टाइप्स हैं सॉल्ट्स की। टाइप 1 सॉल्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, बस इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। वाटर का मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा, वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना। वीक कहीं भी आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, हाइड्रोलाइसिस होगा, पीएच में चेंजेस होगी और सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, इसलिए ये सॉल्यूशन जो है वो कौन सा होगा, ये एसिडिक होगा। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, क्योंकि वीक आ गया ना, वीक आ गया, भले वीक एसिड हो या वीक बेस हो, हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वाटर आयनाइज होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, पीएच लेवल में लाजमी चेंजेस होगी और इन द लास्ट जो है वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। और रूल हमें ये कहता है कि अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका सॉल्यूशन फिर कौन सा होगा, आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, जो कि अभी हमने इससे पहले वाली एग्जाम्पल में देखा है, पोटेशियम सल्फेट वाली एग्जाम्पल में। सीखें ये सारी की सारी चीज़ें, जब तक सीखेंगे नहीं प्रॉब्लम में रहेंगे। हाइड्रोलाइसिस की आखिरी पोजीशन, अगर वो सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है, यहाँ पॉसिबिलिटी है दोनों, हाइड्रोलाइसिस हो भी सकता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं भी हो सकता, दोनों हो सकते हैं। और सॉल्यूशन के बेसिक या अल्कलाइन होने के लिए हाइड्रोलाइसिस का होना शर्त है। जब तक हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस में, आप भूल जाइए इस बात को कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, जब वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा तो हाइड्रोलाइसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। बावजूद ये कि ये वीक एसिड है, बावजूद ये कि ये वीक बेस है, लेकिन अब भी कमज़ोर होने के बावजूद भी, भाई दो गरीब लोग हैं तो दो गरीब होंगे, आपकी नज़र में तो गरीब होंगे, लेकिन वो गरीब जो दो लोग हैं उनमें भी तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा ना। हो सकता है उनमें से थोड़ा एक अमीर हो दूसरे के मुकाबले में, आपके लिए तो दोनों ही गरीब हैं, लेकिन वो दोनों आपस में हो सकता है जो है उनमें से एक उसके मुकाबले में अमीर हो, दूसरा गरीब हो। तो यहाँ पर ये दोनों वीक एसिड तो हैं, लेकिन अभी वीक बेस तो है ये, लेकिन अभी भी हो सकता है इनमें थोड़ा कंपैरिजन करें तो इक्वलिटी नहीं होगी, बल्कि ऊंच नीच का फ़र्क होगा थोड़ा बहुत। तो बहरहाल ये 4 पॉसिबिलिटीज़ जहन में रखें। अमोनियम सल्फेट ये जो है ये अब बना कैसे है, तो अभी देखें इसको, अमोनियम से मैंने अमोनिया निकाल लिया, मुझे पता है वीक बेस है। अभी आपको भी पता लग गया तो याद रखिएगा, मैं भी याद रखता हूँ। सल्फेट जो है वो H2SO4 से बना है, H2SO4 मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन करेंगे आपस में, इसको पानी में आप डालेंगे, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा। एक बीकर लेंगे और दूसरा भी बीकर लेंगे, अलग अलग दोनों को, इसको अमोनिया डाल देंगे, इसमें H2SO4 डाल देंगे, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज़ होंगे और एक सल्फेट आयन रिलीज़ होगा। हाइड्रोजन आयन मुझे पता है +1 होता है, तो देखें मैं आइडिया क्या लगा रहा हूँ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो एग्जैक्टली सल्फेट के ऊपर जो है वो -2 चार्ज होगा। न्यूट्रलाइज करना है ना, बराबर करना है ना मामला, +3
प्लस -3 ये बराबर करना है ना हमें, +1 -1 बराबर करना है ना, +2 -2 बराबर करना है ना, इसको समझे ज़रा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पोजीशन हो गई। अमोनिया जो है जब आप इसको पानी में डालेंगे, इसमें आपने जब अमोनिया इसमें डालेंगे तो फिर क्या होगा, वाटर में ऑलरेडी मौजूद हाइड्रोजन आयन इसके साथ रिएक्ट करेंगे और इसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ पे मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप अमोनिया को पानी के अंदर डालेंगे वाटर का मॉलिक्यूल खुद भी आयनाइज होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस। यही हाइड्रोजन आयन जो है वो इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ, बन जाएगा अमोनियम आयन, और OH आयन वैसे ही रह जाएंगे। अब जब इन दोनों सॉल्यूशंस को, इसको इसमें डाल दें या इसको इसमें डाल दें, तो यहाँ पर क्या इस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, 2 हाइड्रोजन के आयन मौजूद हैं और 1 सल्फेट का आयन मौजूद है। ठीक है, अब ये दोनों आपने एक ही बीकर में कर दिए, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हुआ, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हुए और यहाँ पर सॉल्ट बना। और अब जो यहाँ पर सॉल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की वजह से बना है, जो मैंने तफसील यहाँ आपको बता दी है। ठीक है भाई, अच्छा और क्या रह गया बताने वाला, तो ये जब मिलेंगे आपस में, अब ये जो मैंने यहाँ इसको यहाँ आयनाइज कर दिया है, यहाँ पर आयनाइज कर दिया इसको भी, अब यहाँ तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ H2SO4 अमोनिया इसको डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये अमोनियम कैसे बना, NH4 के साथ ये 2 कैसे आया, और सल्फेट जो है ये अकेला कैसे हो गया, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। अमोनियम आयन 2 हैं, कैसे, क्यों 2 हैं, अमोनियम आयन 2 चाहिए, अमोनियम आयन 2 चाहिए एक सल्फेट के लिए। क्यों? क्योंकि सल्फेट के ऊपर जो है -2 चार्ज, -2 चार्ज है, इसीलिए 2 अमोनियम के आयन यहाँ पर चाहिए। तो इनको हम यूँ कर लेंगे, 2 अमोनियम आयन एक सल्फेट आयन के साथ मिलेंगे। अब 2 अमोनियम के आयन एक सल्फेट के साथ मिलेंगे, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, NH4 लिख के ब्रैकेट लगा के 2 कर देंगे। समझ में आ रही है बात? ये 2 इसीलिए लगाया क्योंकि अमोनियम जो है, अमोनियम आयन 2 हैं, सल्फेट के साथ हमने कुछ भी नहीं किया। वजह समझ में आ रही है कि ब्रैकेट में अमोनियम के साथ ये 2 क्यों लगाया, इसीलिए लगाया क्योंकि 2 अमोनियम के आयन चाहिए एक सल्फेट के आयन के लिए। वजह, क्योंकि अमोनियम का आयन जो है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, सल्फेट के आयन के -2 को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें 2 अमोनियम के आयन चाहिए। अब यहाँ से 2 अमोनियम के आयन चाहिए तो अल्टीमेटली ये देखें अमोनिया के मॉलिक्यूल आपको 2 लेने पड़ेंगे, कॉमन सेंस की बात, क्योंकि 2 जब ये लेंगे तभी तो आपको 2 जो है वो अमोनियम के आयन मिलेंगे, और फिर वाटर के मॉलिक्यूल भी आपको 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 जब अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन के आयन चाहिए, तो उसके लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। कितना आसान, आसान। आप बोल रहे होंगे सर बड़े मज़े से आपने बोल दिया, कितना आसान है, तो हमसे पूछे ना कि हमें कितनी यार क्रेजी करनी पड़ रही है आपकी ये सारी बातें समझने के लिए, नोट कर करके भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। MD कैट है, ई कैट है, मेंस है, एडवांस है, नीट है, अब ये सारे एग्ज़ाम जो इंडिया पाकिस्तान से बच्चे देते हैं, आपको क्या लगता है कि ये हर कोई क्यों नहीं पास कर सकता? इसीलिए नहीं पास कर सकता यार, क्योंकि मेहनत चाहिए होती है भाई, मेहनत चाहिए होती है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता, मेहनत चाहिए होती है। तो बहरहाल यहाँ पर ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखें आप, तो ये वजह है यहाँ पर अभी 2 आपको वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए ताकि 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ जाएंगे। OH के भी 2 आयन बनेंगे, 2 OH के भी आयन बनेंगे। ठीक है भाई, तो बहरहाल ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के आयन 2 अमोनिया के आयन के साथ, अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2 अमोनियम आयंस जो है वो बन जाएंगे। इन्हीं को हम कैसे दिखाएंगे, ब्रैकेट लगा के NH4 और ये 2, और एक सल्फेट हमें चाहिए, ये आ जाएगा। ये बन गया आपका, ये जो शुरू में आपको अमोनियम सल्फेट लग रहा था ना, पता नहीं क्या बला है यार ये, भाई कोई बला नहीं है, इसकी बैक पे जाएं, इस सारे प्रोसेस को समझें, और जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो
केमिस्ट्री से प्यारा सब्जेक्ट ही आपको कोई नहीं लगेगा, आप यकीन करें मेरी बात। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो बिहेवियर उसने बोला, बिहेवियर क्या होगा इसका, ये एसिडिक सॉल्यूशन पैदा करेगा। कैसे, ज़रा वो तफसील भी देख लेते हैं। ये जो हमने तफसील बताई थी, ये तो बैकग्राउंड देखा था इसका कि अमोनियम सल्फेट सॉल्ट ये बना कैसा था। तो ये बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। कैसे बना, अलग अलग मैंने करके आपको बता दिया। इसको भी पानी में डाला, इसको भी पानी में डाला, इससे 2 हाइड्रोजन आयन, 1 सल्फेट आयन बना, इससे जो है वो 2 अमोनियम के आयन बने। फिर वाटर के मॉलिक्यूल 2 मैंने आपको आयनाइज करके दिखाया। फिर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हुए दिखाया, अमोनियम आयन 2 आपको बनते हुए दिखाए, और OH आयन भी मैंने इसके अंदर आपको दिखाया। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 2 बने, 1 सल्फेट आयन। फिर हमने जब इसको मिलाया आपस में, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन मैंने आपको सारा दिखाया कि कैसे जो है ये 2 हाइड्रोजन के आयन जो हैं 2 अमोनियम के आयन के साथ मिल के 2 हाइड्रोजन के आयन 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ मिल के 2 अमोनियम के आयन बना रहे हैं। और यही 2 अमोनियम के आयन जब यहाँ पर आएंगे तो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे। यही 2 अमोनियम के आयन, यहाँ भी 2 कर दूँ, यहाँ भी 2 कर दूँ, यहाँ भी 2 कर दूँ, यही 2 अमोनियम के आयन जब यहाँ पर आएंगे तो इसके साथ मिलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा सल्यूशन बन जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। और ये जो 2 हाइड्रोक्साइड के आयन हैं, ये यहाँ पर आने के बाद 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो इसके नतीजे में 2 H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे। इसको साफ़ सुथरा करके ज़रा मैं एक दफ़ा और बता दूँ आपको। दो हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, ठीक है भाई, 2 अमोनियम आयन, ठीक है, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये सल्फेट आयन किससे मिलेगा, अमोनियम आयन से। इसके नतीजे में क्या बनेगा, NH4 और 2 और SO4, ठीक है। और जब ये 2 हाइड्रोजन के आयन मिलेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ तो इसके नतीजे में क्या बनेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब हमें इस सॉल्ट को लेना है। इसी सॉल्ट को जब आप पानी में डालेंगे तो ये पानी में जाने के बाद आयनाइज होगा, 2 अमोनियम के आयन रिलीज़ होंगे। और याद रखिए यहाँ पर जब आप इसको पानी में डालेंगे वाटर के मॉलिक्यूल भी आयनाइज होंगे, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आयनाइज होंगे। और सल्फेट के, पहले इसको देख लें, सल्फेट आयन जो है ये भी बनेगा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको आयनाइज करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे। अब ये जो है इसमें भी 2 हाइड्रोजन के आयन मौजूद हैं और हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन हो गया, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो मौजूद हैं, ठीक है भाई। अब क्या होगा, थक गया यार मैं भी। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से ये बना है तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, एसिडिक बनेगा। हाइड्रोजन आयन इसमें रहने चाहिए, pH की वैल्यू <7 होगी, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन भी होगा। तो ये तो बचेंगे, ये किसके पास जाएंगे भाई, फिर ये किसके पास जाएंगे, ये जो हमारे पास अमोनियम आयन मौजूद है, ये 2 हाइड्रोजन के आयन 2 अमोनियम के आयन के साथ मिलेंगे, या एक को ही मिला दें आप तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोजन के आयंस जो है इसमें बाकी रह जाएंगे। सल्फेट आयंस जो हैं
ये बाद में मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन के साथ मिल जाएंगे बाद में जाके। अगर अकेला भी आप देख लें कि अभी आपके पास हाइड्रोजन आयन इसमें बचे हुए हैं तो आपका सल्यूशन एसिडिक है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी सल्यूशन एसिडिक नहीं हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी से हाइड्रोजन आयन को हम एसिड ही नहीं समझते, तो भाई चलें ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन अगर इस सल्फेट के साथ मिल जाएंगे तो HSO4 माइनस ये बनेगा, इसको तो आप एसिड कंसीडर करते हैं या नहीं करते? हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा नहीं करेगा ये, तो बात तो वही हो जाएगी ना। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये आपका सल्यूशन जो है वो एसिडिक कहलाएगा। अब तीसरा केस इसका देख लेते हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि वीडियो में मैंने एक्सप्लेन एक्चुअली की नहीं है, इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ रही है मुझे यहाँ पर आपको दोबारा बताने की। अब ये हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये भी एक सॉल्ट है। इसका भी यही पूछेगा कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है, तो वो इसको चेक करना पड़ेगा क्या है ये सॉल्ट जो है किससे बना है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है? क्या ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, या फिर ये वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है? ये हमें इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए मेरा आइडिया क्या है, क्योंकि मुझे सोडियम यहाँ नज़र आ रहा है ना, तो मेरा जहन फ़ौरन क्लिक कर रहा है, पता है किस चीज़ की तरफ? सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और नाइट्रेट आयन जो है ये कहाँ से आया होगा? सोचिए ज़रा, यकीनन ये एसिड से आया होगा। कौन सा एसिड? HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन सी शर्त फुलफिल हो रही है? ये वाली हो रही है, SS वाली। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो मिलेंगे। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं pH = 7 होता है, सल्यूशन न्यूट्रल होता है, नो हाइड्रोलाइसिस, कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। और न्यूट्रल सल्यूशन का मतलब क्या है? नो हाइड्रोजन आयन, नो हाइड्रोक्साइड आयंस। इसकी भी पीछे बैक देखनी है, इसी से देखें, यहीं पे हमें आइडिया हो गया। अगर इसकी बैक पे जाएं तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसका दोबारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है तो कर लें आप, इसको अलग से सॉल्यूशन बनाएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, सोडियम आयंस यहाँ पर आ जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस ये रिलीज़ हो जाएंगे यहाँ पर। फिर आपने दोबारा पानी लिया और आपने नाइट्रिक एसिड को इसमें डाल दिया, तो हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। अब इनको जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा? ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। ये जो सोडियम है हाइड्रोक्साइड आयन, ये सोडियम इस नाइट्रेट से मिलेगा। अब देखिएगा, मैं अब यहाँ बना रहा हूँ, ये सोडियम जो है ये किससे मिलेगा? नाइट्रेट से मिलेगा। मैच कर रहा है ना? उसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बन गया। ये रहा, ये सॉल्ट। और यहीं पे मौजूद ये हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? इससे H2O, वाटर बनेगा। कोई हाइड्रोजन आयन नहीं बचे भाई, कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बचे, इसलिए ये सॉल्यूशन जो है ना तो एसिडिक है ना ये बेसिक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिस्क्राइब लीविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डिस्क्राइब, तफसील से ज़रा बताइए लीविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। इसको वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस थ्योरी ओवर लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। ये थर्ड थ्योरी है, याद है ना? पहली थ्योरी कौन सी आई थी? आर्हेनियस। दूसरी कौन सी आई थी? ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी कौन सी आई थी? लिविस थ्योरी। तो आपसे ये आगे पूछ, पहले तो लिविस थ्योरी को बोल रहा है कि तफसील से बताइए, फिर आपसे आगे ये कह रहा है कि ये एडवांटेजेस क्या हैं, इस लिविस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, क्या सुपीरियोरिटी हासिल है इसको, लिविस थ्योरी को, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी कवर नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये लिविस थ्योरी जो है उसको कवर कर रही है।
तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी बन चुका है। व्हाट इज़ सॉल्ट आपसे पूछ रहा है, सॉल्ट क्या है या डिफाइन सॉल्ट, 4-5 लाइनें आपको लिखनी है। फिर एक्सप्लेन आपसे बोल रहा है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। वो सॉल्ट जो कि एसिडिक हैं उनके बारे में तफसील से बताइए, वो सॉल्ट जो बेसिक हैं उनके बारे में तफसील से बताइए, वो सॉल्ट्स जो न्यूट्रल हैं उनके बारे में तफसील से बताइए। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब ये न्यूमेरिकल्स हैं 2 1-1 मिनट के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी देख लीजिए, लेकिन समझ के करें यार, ऐसे मत करें। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को समझें। आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिए हुए हैं ना, दोनों वो गलत हैं, दोनों आंसर गलत हैं यहाँ पर। अगर आप यही सुनने के लिए वीडियो देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल पहले ही बता देता हूँ आपको, दोनों आंसर गलत हैं। पहले जो आपके पास न्यूमेरिकल में आपके पास प्रॉब्लम है ना, न्यूमेरिकल में जो पहली प्रॉब्लम है, इसमें आपसे बोल रहा है सोल्यूशन जो है वो आप बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि आप जो है वो पानी ले रहे हैं और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आप डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? 14.8 ग्राम आप इसमें डाल रहे हैं। अब बुनियादी गलती इन्होंने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बेसिकली ये 1.48 ग्राम है। अगर आप ये 1.48 ग्राम लेते हैं, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी मैंने, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चल रही है। पहले भी बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने हाईलाइट की हैं बुक के अंदर, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी मैंने मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं बुक के अंदर। तो ये भी मिस्टेक है। ये बेसिकली 1.48 ग्राम है, इन्होंने लिख दिया 14.8 ग्राम। तो 1.48 ग्राम आप लिख के सॉल्व करेंगे ना, आपका जवाब बुक के मुताबिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप 14.8 ग्राम के हिसाब से चलते हैं तो फिर आपका जवाब बुक के मुताबिक नहीं आएगा, चेंज आएगा। तो अगर बुक के मुताबिक आप जवाब लाना चाहते हैं तो भाई आप 14.8 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लें, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मास जो है, मास ऑफ HCl, मैं तो इसको 1.48 ग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, और वॉल्यूम भी उसने दिया है आपको। किसमें दिया है उसने आपको वॉल्यूम? क्यूबिक सेंटीमीटर में, 750 क्यूबिक सेंटीमीटर। और आपसे pH पूछ रहा है, pH बताइए। अब pH बताने के लिए माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जब ये होगी तभी आप pH जो है वो बता सकते हैं। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या आपके पास है? नहीं है, आपके पास ये नहीं है। ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगी। मोलैरिटी ये कहती है कि जो भी चीज़ आपके पास है, वो जो आपको मोल्स, वो जो चीज़ आपके पास अगर ग्रामों में मौजूद है तो भाई उसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर लें, और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको डिवाइड कर दें लीटर पे या क्यूबिक डेसीमीटर पे। लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर एक ही बात है। 1 लीटर जो है वो बनता है 1000 मिलीलीटर से, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो बनता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से। समझ में आ रही बात? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से। तो आपको जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला कह रहा है कि यहाँ मोल चाहिए, आपके पास मोल नहीं है। मोलैरिटी का फॉर्मूला कह रहा है कि नीचे लीटर होने चाहिए या क्यूबिक डेसीमीटर होने चाहिए, आपके पास वो भी नहीं है। तो भाई दोनों को पहले अलग अलग कन्वर्ट कर लें, फिर इस मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएं, कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी। उस कंसंट्रेशन को यहाँ लिखिए, नेगेटिव लॉग लगाइए, pH आपके पास एग्जैक्ट आपकी बुक के मुताबिक 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है? मास होना चाहिए डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये होना चाहिए। मास 1.48 ग्राम मैंने आपको बता दिया, 1.48 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकलेगा 36.5। हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 है। 1 + 35.5 ये बनेगा 36.5। तो ये आपके पास 36.5 ये आ गया। 1.48 को डिवाइड कर दीजिए, 1.48 को आप डिवाइड कर दें किस पे? 36.5 पे।
0.0405, 0.0405 ये मोल्स आ गए आपके पास। इन्हीं मोल्स को अब आपने यहाँ पुट करना है। अच्छा, अब नीचे मसला लीटर का या क्यूबिक डेसीमीटर का, उसने आपको कितने दिए हैं, 750 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनको अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन के ऊपर मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी मैंने डिटेल बताई है। यार आप वो देखते नहीं है ना, सब चीज़, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वो देखें, सारी चीज़ें बताई हैं। कन्वर्जन बड़ा मुश्किल लगता है ना, सब उसके अंदर हैं। तो यहाँ पर 750 जो है इसको आप 1000 पर डिवाइड कर दें तो जवाब आएगा 0.75 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इस फॉर्मूले में आप जो है वो ये आपके मोल कितना है, 0.0405, 0.0405 डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर जो भी आपने निकालने कितना है 0.75, डिवाइड करके देख लें, आपके पास कैलकुलेटर पे अभी भी जवाब आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय 0.75। आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आई है, कितनी आई है, 0.0540, 0.0540। ये आ गई आपके पास क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, अब इसी को हम यहाँ लेंगे, इसी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को यहाँ पर लेंगे। तो इसी का अगर आप लॉग निकालें इसी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, .26 नेगेटिव लॉग अगर आप निकालेंगे तो, नेगेटिव लॉग अगर आप निकालेंगे तो pH माइनस अंदर रखें, लॉग कितना है 0.0540, 0.0540। ठीक है, अब इसका लॉग निकालेंगे तो आपके पास जवाब नेगेटिव में आएगा। क्या जवाब आएगा, नेगेटिव 1.26, 1.2 ही ले लें जो कि आपकी बुक के मुताबिक है 1.2। अब इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो pH बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बुक के मुताबिक लाना है तो 1.48 ले लें, और अगर अपना आंसर निकाल के देना है, करेक्शन तो कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब दूसरी जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर, दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर आपसे बोल रहा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आपको दे दी, पहले कितनी दी है, 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। यह हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन उसने आपको दे दी है। पूछ क्या रहा है आपसे, बोल रहा है pH बताइए। अब pH कहाँ से बताएंगे भाई, pH तो बता सकते हैं जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से तो POH बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करें, POH का फॉर्मूला लिखें, माइनस लॉग और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। माइनस को बाहर ही छोड़ें, लॉग को अंदर ले जाएं, 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। अब यहाँ पर लॉग के 3 लॉ हैं, लॉग ए बी बराबर है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी बराबर है लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए बी जो है पावर वाला लॉ, ये बराबर है बी, बड़ा होकर यहाँ आ जाएगा लॉग ए। तो ये पहला लॉ और ये तीसरा लॉ जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले तो ये वाला पहला लॉ लगेगा, लॉग ए लॉग बी बीच में प्लस आ जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा log 3.5 प्लस log 10⁻⁻4, उसके बाद माइनस, और उसके बाद अब ये log 3.5 आप अलग से निकाल लीजिए या भले बाद में निकाल लें, मैं तो निकाल लेता हूँ यार वरना परेशान करेगा ये। log 3.5 0.544 0.544 प्लस -4 log 10, छोटा ब्रैकेट क्लोज करें, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करें। अब यहाँ -4 यहाँ क्यों आ गया? ये थर्ड लॉ लगा है भाई। थर्ड लॉ पावर वाली हालत में ही लगता है और पावर उठ के बराबर में आ जाती है। जैसे ये -4 की पावर उठ के यहाँ पर बराबर में आ गई। अब -4 को आप मल्टीप्लाई कर दें, log 10 निकाल लें, log 10 जो है वो 1 होता है। log 10 अगर निकाल लेंगे तो वो 1 होगा। -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें हर चीज़ कैसी वेल ऑर्गेनाइज चल रही है। अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -4 बचेगा, प्लस बाहर मौजूद है, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या जवाब आएगा? जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ज़्यादा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा? इज इक्वल टू माइनस और 0.544 -4। इसको जब आप माइनस करेंगे इसके अंदर से, आपके कैलकुलेटर पे जवाब भी लिखा होगा, -4 से इसको माइनस करें, -4, तो आपके पास जवाब आएगा -3.45 -3.45। अब ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये POH की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.45। तो आपने हाइड्रोक्साइड आयंस की मदद से POH की वैल्यू निकाल ली। उसने आपसे बोला है pH की वैल्यू बताएं, तो भाई ये रहा, इसके लिए कोई मसले की बात नहीं है। एक और फार्मूला है, आपको पता है, pH प्लस POH किसके बराबर है? pH प्लस POH इसके बराबर है 14 के। POH को यहाँ ले जाइए, माइनस में आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH की वैल्यू क्या है? 3.45। pH में से इसको माइनस करें, अभी भी बुक के मुताबिक आपका जवाब नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप जो है वो माइनस करें 14 से, तो 10.54 ये जवाब, 10.54 pH की वैल्यू निकलेगी। बुक के मुताबिक नहीं निकलेगी, बुक में तो pH की वैल्यू 8 दिखा रहा है, जो कि गलत है, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलेंगे अब इसके बाद, केमिकल काइनेटिक्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।